Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मेरे को। स्टार्ट करते हैं बेटा फिर अब। कल हमने एस डी एल सी करा था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो आज हमें केस टूल करने हैं। केस टूल फॉर एनालिस्ट। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस सिलेबस का, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक जॉब होती है सिस्टम एनालिस्ट की, जो सिस्टम को एनालाइज करने के लिए यूज़फुल होती है। तो वो जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो क्या क्या टूल्स यूज़ कर सकता है। केस टूल्स फॉर द एनालिस्ट। स्टार्ट करते हैं। जब कल हमने एस डी एल सी पढ़ा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जितने भी हमारे फेजेस होते हैं, हर एक फेजेस पे हमारे टूल्स होते हैं। हर एक फेजेस पे हमारे टूल्स होते हैं, तो उन फेजेस में क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर मैं बात करूं, जैसे डिज़ाइनिंग का फेस है, डिज़ाइनिंग के फेस में आपको डिज़ाइन बनाने होते हैं, जैसे आप कॉपी पेन पे बनाते हो। तो जैसे प्रोफेशनल्स लोग होते हैं वो कॉपी पेन का यूज़ नहीं करके सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके उनको डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो केस टूल होता क्या है? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, चाहे हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं, थ्रू आउट ऑल द फेसेस जो भी हम काम करते हैं, वो सारे ही जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू काम होते हैं। ये तो जो मैंने कल आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है, कॉलेज बनाना है, तो आप ऐसे फेजेस के साथ काम करोगे। ठीक है, सारे इन्हीं फेजेस के साथ काम करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर टूल्स। कुछ भी काम होगा, कोई भी कैलकुलेशन करनी है, प्लानिंग करनी है, एनालिसिस करना है, डिज़ाइनिंग करना है, जो भी उनके फेसेस थे, वो आप कॉपी पेन के साथ नहीं करोगे। वो आपके साथ आपके टूल्स अवेलेबल होंगे जो आपको हर एक फेज पे हेल्प करेंगे। तो जो केस टूल्स हैं, ये पूरा सेट है जिसमें सारे प्रोग्राम्स, सारे जितने भी आपके फेजेस हैं, सारे कवर हो जाते हैं। इसको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं या एनालिस्ट और इंजीनियर्स, ये सब इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग फेजेस की बात है, तो जो भी अलग अलग फेज पे जो भी हेड होगा वो उसको मैनेज करेगा। बहुत सारे केस टूल होते हैं, जैसे मैंने बताया था जितने भी स्टेजेस हैं एस डी एल सी के। एनालिसिस के लिए एनालिसिस टूल होगा, डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइनिंग टूल होगा, मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जैसे हर एक फेज़ के बाद मैंने आपको बताया था कि आपको एक फाइल, एक डॉक्यूमेंट, एक रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन टूल होता है। आप नॉर्मल टाइप करके नहीं भेजोगे डॉक्यूमेंटेशन टूल में। उससे क्या होता है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट तो होता नहीं, बहुत सारे काम करने होते हैं एक टाइम पे। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनबिल्ट होती हैं और आपको काम करने में जो है वो हेल्प करती हैं। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं केस टूल की बात करें, तो केस टूल को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट आता है इसका सेंट्रल रिपोजिटरी। सेंट्रल रिपोजिटरी होता है जहाँ पे सेंट्रल सारा डेटा जो है वो सेव होता है। इसको आप डेटा डिक्शनरी की तरह भी बोल सकते हो। जैसे डिक्शनरी में हमारा सारा डेटा सेव होता है, ऐसे ही सेंट्रल रिपोजिटरी में आपका सारा डेटा सेव होता है। ये कॉमन इंटीग्रेटेड एंड कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मतलब कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सेंट्रल रिपोजिटरी के पास होगी। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपके रिपोर्ट से रिलेटेड, डायग्राम से रिलेटेड, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड चाहिए वो सारी यहाँ पे मैनेज होती है और स्टोर होती है। अब जो कल हमने फेजेस देखे थे, प्लानिंग, एनालिसिस और डिज़ाइन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन, मैंने कल ही भी बोला था कि कई कई लोग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग एक साथ लिख देते हैं, कई लोग इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग अलग अलग लिखते हैं, और मेंटेनेंस। इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप पहले प्रोजेक्ट बनाना शुरू करोगे उसके बाद उसकी प्लानिंग करोगे। सबसे पहले प्लानिंग होती है, एनालिसिस होता है, डिज़ाइनिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड लास्ट इज द मेंटेनेंस। तो जो स्टार्टिंग के तीन होते हैं वहाँ पे हमारे अपर केस टूल यूज़ होते हैं, जो लास्ट के तीन होते हैं वहाँ पे हमारे लोअर केस टूल यूज़ होते हैं। और इन दोनों को जब कंबाइन किया जाता है तो इनको इंटीग्रेटेड केस टूल बोला जाता है। तो ये इसके कंपोनेंट्स के अंदर ही आता है। पहला कंपोनेंट हमारा सेंट्रल रिपोजिटरी था। नेक्स्ट हमारे पास है अपर केस टूल। अपर केस टूल के लिए हमारे पास प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइनिंग है। जो भी टूल्स आपके प्लानिंग, एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग स्टेजेस पे यूज़ होंगे वो अपर केस टूल हैं। जो भी टूल्स आपके इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस में यूज़ होंगे वो लोअर केस टूल हैं। और इनके जो सब कंबाइन है वो हमारे इंटीग्रेटेड केस टूल के अंदर आएगा। पूरा टेस्टिंग से लेके, पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेके, प्लानिंग से लेके पूरा मेंटेनेंस तक हमारे इंटीग्रेटेड केस के अंदर आएगा। तो कुछ केस टूल्स हैं
जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास आता है डायग्राम टूल। नाम से ही क्लियर हो जाएंगे सारे। डायग्राम्स बनाने के लिए जो भी हमें चाहिए होते हैं, जैसे फ्लो चार्ट्स या डीएफडी वगैरह बनाते हैं, आपने डेटाबेस में भी पढ़ा होगा। कुछ ईआर मॉडल्स हमारे इसमें भी है, फर्स्ट मिनट का टॉपिक है ईआर मॉडल, वहाँ पे भी देखेंगे। इसमें क्या होता है कि हम लोग फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। फ्लो चार्ट्स कैसे बनते हैं, यहाँ पे एक इंसर्ट, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, यहाँ पे इंसर्ट में जाके आपके पास ये शेप्स होती हैं। तो जब आप अलग अलग शेप से एंटर करके कोई भी डायग्राम बनाते हो तो वो हमारा डायग्राम टूल्स में बनता है। ये तो वर्ड का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। डायग्राम टूल हमारे पास अलग से केस टूल्स हैं जिसमें ये सारे सिंबल्स आपको मिलेंगे और आप वहाँ से इजीली अपने ग्राफिकल फॉर्म में या डेटा फ्लो की डीएफडी के फॉर्म में या फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में आप जो है अपने डायग्राम्स बना सकते हो। दूसरा आता है हमारे पास प्रोसेस मॉडलिंग टूल। जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर का आपको मॉडल बनाना है तो उसके लिए आप प्रोसेस मॉडलिंग टूल का हेल्प यूज़ करोगे। इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं आप इजीली कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ईपीएफ कंपोजर है। ईपीएफ कंपोजर के नाम से है प्रोसेस मॉडलिंग टूल। और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि यही है, इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, जो प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, जब आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हो तो आप स्टार्टिंग में उसकी शेड्यूलिंग डिफाइन कर देते हो कि कब आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे, कब आप उस प्रोजेक्ट को एंड करोगे। तो उस शेड्यूलिंग के टाइम पे आप ये चेक करोगे कि कितने लोग आपके साथ काम करने वाले हैं, कितना इसके अंदर पैसा लगेगा, वो सारा आपका इसके अंदर आता है। तो प्लानिंग में आपके पास, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके पास पूरी प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है। कितनी कॉस्ट लगेगी, एफर्ट एस्टिमेशन का मतलब कितनी मैन पावर चाहिए काम करने के लिए, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग, कब शुरू करना है कब ख़त्म करना है, रिसोर्स की प्लानिंग, कितने रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारे प्रोजेक्ट काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे एक ही प्रोजेक्ट होता है। जब बहुत सारे प्रोजेक्ट एक टाइम पे काम कर रहे होते हैं तो हमें सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है, क्योंकि मशीन्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज वाला एग्जांपल देती हूँ, तो अगर कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है और सीएससी वाले स्टूडेंट है, तो मैकेनिकल वालों के लिए भी वो लैब लगती है और सीएससी वालों के लिए भी वो वर्कशॉप लगती है। आपने देखी भी होगी जिसमें वो मशीन्स रखी होती हैं बड़ी बड़ी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम मैकेनिकल वालों के लिए अलग मशीन्स लाएं, सीएससी वालों के लिए अलग लाएं। ठीक है, तो उसमें ईसी और ये सारे जो भी इंजीनियरिंग क्लासेस होती हैं, सिविल वगैरह, वो सबके लिए वर्कशॉप इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग टाइम पे उनकी क्लासेस उस वर्कशॉप में लगा देते हैं। तो इससे हमारे पैसे बच जाते हैं, क्योंकि अगर हम 5 मशीनें खरीदने लगे तो हमारे बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, प्लस हमारा जो स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हमें रिसोर्सेज को भी प्लान करना होता है, कौन सा प्रोजेक्ट कब किस रिसोर्स के पास जाए, ताकि बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को भी काम करने के लिए टाइम मिल सके। तो इन सब को मैनेज करने के लिए भी हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है। ये रियल टाइम में काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप इमेजिन वर्ल्ड में काम करोगे और अच्छा ये कर देंगे वो कर देंगे हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा, नहीं। रियल टाइम में काम करता है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली सारी चीज़ों को फॉलो करता है, शेड्यूलिंग प्लानिंग सब कुछ। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट बनता है। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हैं, क्रिएटिव प्रो ऑफिस है, ट्रैक प्रोजेक्ट है, बेस कैंप है, ये नाम है जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के लिए यूज़ होते हैं। इसमें से कोई भी एक आप याद कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको सारे याद करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन टूल। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फ्रॉम द स्टार्टिंग फेज, जब आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो, और टिल द लास्ट फेज, जब तक आपका प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक आपका डॉक्यूमेंटेशन होता रहता है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या होगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद हम फिजिबल रिपोर्ट बनाते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट बनता है जो यूज़र भी और डेवलपर भी साइन करता है। देन हमारे पास जब डिज़ाइनिंग आता है तो हमारे पास डिज़ाइनिंग के मतलब रिपोर्ट बनती है। उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग रिपोर्ट बनती है। लास्ट में जब मेंटेनेंस होती है तो मेंटेनेंस रिपोर्ट बनती है। तो डॉक्यूमेंटेशन पूरे आपको पता है, जब आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस स्टार्ट होता है अनटिल टिल जब आपके सारे फेसेस ख़त्म नहीं होते, तब तक हमारा डॉक्यूमेंटेशन चलता रहता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन टूल हमारा यूज़ होता है। दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एक होता है टेक्निकल यूज़र, एक होता है एंड यूज़र। इसका क्या मतलब होता है, टेक्निकल यूज़र जो टेक्निकल काम कर रहा है। जैसे कि अगर मैं तुमने मुझे, मेरे पास आए, तुमने मुझे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे लिए सॉफ्टवेयर बना दो या आप हमारे लिए कॉलेज बना दो, तो जब मैं आपको काम करूँगी, मैं डेवलपमेंट टीम में हूँ क्योंकि मैं काम करूँगी, तो मेरे लिए जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट बनेगा। और जो यूज़र्स के लिए होता है, क्योंकि यूज़र को टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आती। अगर मैं आपको समझाऊँ
किसी भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या कॉलेज की बात करूं, अगर मैं आपको बताऊं कि इतनी ईंटें लगेंगी, इतनी मिट्टी लगेगी, तो आप नहीं समझ पाओगे कि भाई उनका रेशो क्या है, कैसे आपने रेशो सेलेक्ट किया है। तो उनके लिए, यूज़र्स के लिए अलग मैनुअल्स होती हैं जो यूज़र मैनुअल होती है, ताकि वो उसको ये यूज़ मतलब ये पता हो कि कैसे आप सिस्टम को यूज़ करते हैं। मैनुअल्स तो हर छोटी से छोटी चीज़ में आती है। जब आप फ़ोन भी ख़रीदते हो या उसके अंदर भी एक छोटी सी बुकलेट आती है, जो वो यूज़र मैनुअल होती है, जो आपको क्लियर बताती है कि आप कैसे इसको यूज़ करोगे। लेकिन जो डेवलपमेंट टीम के लिए होती है, वो हमारी टेक्निकल या सिस्टम मैनुअल होती है, जिसमें आपकी इंस्टॉलेशंस, ट्रेनिंग मैनुअल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यूज़र के लिए जो मैनुअल होगी वो बहुत सिंपल होगी, ताकि यूज़र उसको अपने हिसाब से काम कर सके, उसको रीड आउट करके। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं: डी ऑक्सीजन, डॉक्टर एक्सप्लेन, अडोब रोबो हेल्प, ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है एनालिसिस टूल। जैसे हमारा स्टेप था, फेजेस थे हमारे एनालिसिस के, तो एनालिसिस क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठा करी है उसको एनालाइज करने के लिए चेक करेगा कि आपने जो एनालिसिस लाइक कि चेक करना कि जो आपने लिया है, एनालिसिस बोरा किया है, जो आपने समझा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके उसको ऑटोमेटिकली चेक करता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इनकन्सिस्टेंटी नहीं है, कोई एरर्स तो नहीं आ रहे, कोई इनएक्यूरेसी तो नहीं है, एक्यूरेट है मतलब सारी चीज़ें। अगर हम काम करें, जैसे मैंने एक कॉलेज वाला एग्जांपल लेते हैं, आपने मेरे को बोला कि इतने से इतना एरिया है, जैसे एग्जांपल कि 100 गज का एरिया है, सपोज फॉर एग्जांपल कि आपको सिर्फ इतने से इतने एरिया में ही काम करना है और यहीं के अंडर ही कॉलेज बनाना है। तो मैंने अपने हिसाब से तो एनालिसिस कर लिया कि ये मेरी ज़मीन है और इसके अंदर मेरा कॉलेज बनेगा, पर अब हम सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसको चेक करेंगे। तो जो आपने चीज़ें बनाई हैं, आप मैनुअली बना के फिर उसको मशीन से चेक करोगे, तो आप एनालाइज करोगे कोई इनएक्यूरेसी तो नहीं है, कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है, रिडंडेंस का मतलब कोई डुप्लीकेट चीज़ें तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, वो सारी आप चेक करोगे एनालिसिस टूल के थ्रू। इसके कुछ टूल हैं: एक्सेप्ट 360, एकोमा केस कंप्लीट, जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए होता है कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने काम करा है कि नहीं किया है, तो वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए आएगा। अगर आपको टोटल एनालिसिस करना है पूरे प्रोजेक्ट का, तो उसके लिए विजिबल एनालिस्ट आता है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास डिज़ाइन टूल, जो हमारे डिज़ाइंस के लिए होता है। इसमें हम मॉड्यूल्स में काम करते हैं। मॉड्यूल्स इज़ लाइक कि आप बड़े सॉफ्टवेयर पे एक साथ काम नहीं करते। जैसे जो हमारे फेजेस है ना, ऐसे हम अपने सॉफ्टवेयर को उन फेजेस में डिफ़ाइन कर देते हैं, और हर एक फेजेस पे अलग हेड होता है। प्लानिंग के लिए हम अलग टीम को देंगे, एनालिसिस के लिए अलग टीम को देंगे, डिज़ाइनिंग के लिए अलग टीम को देंगे। तो ऐसे हर अलग अलग मॉड्यूल्स बनते हैं, और लास्ट में इन सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन किया जाता है और फिर हमारा पूरा एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो ऐसे ही डिज़ाइनिंग टूल्स में जो भी अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, उनकी अलग अलग डिज़ाइनिंग करने के लिए डिज़ाइन टूल्स का यूज़ होता है। इसके लिए हमारे पास आता है एनिमेटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। आप चाहो तो डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे जो आर्किटेक्चर्स मतलब जो यूज़ होते हैं, आर्किटेक्चर जो घर वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, तो उसके लिए एनिमेटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। कॉन्फ़िगरेशन इज़ रिलेटेड टू द वर्जन। जैसे हमारे कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि हमारे जो फ़ोन है उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कितनी स्टोरेज लेता है, ऐसे लैपटॉप की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं, तो कौन कौन से वर्जन है, ठीक है, क्या बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन है, अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो कैसे आप उसको मैनेज करोगे, चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। इसके कुछ कि इसमें जो ये हेल्प करता है, ये किस लिए हेल्प करेगा, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग में, वर्जन मैनेजमेंट, रिलीज मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें एग्जांपल हैं फॉसिल, जीआईटी, एक्यूआरबी। चेंज कंट्रोल टूल नेक्स्ट है। चेंज कंट्रोल टूल भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का ही पार्ट है। इसका क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट, ये इसी का पार्ट है। इसमें क्या होता है, देखो नाम से देखो, चेंज और कंट्रोल। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंजेस होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनको कन्वर्ट, मतलब ऑटोमेटिकली उसके अंदर चेंजेस करके रिपोर्ट के अंदर चेंजेस कर देता है। कोई भी चेंजेस होंगे उनको ऑटोमेटिकली करके, जो भी फाइल वाइल में कहीं पे भी, पॉलिसीज़ में कहीं पे भी चेंजेस करने हैं, वो ऑटोमेटिकली सारे चेंजेस खुद कर देगा। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग टूल। प्रोग्रामिंग टूल्स तो हमारे जो सीएससी के स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग करते हैं उन्हीं के अंदर आता है। इसमें हमारे पास लाइब्रेरीज़ होती हैं, सिमुलेशंस टूल होते हैं, ठीक है। सिमुलेशंस मतलब कोडिंग करना और आपकी टेस्टिंग करना, वो सारा प्रोग्रामिंग टूल के अंदर आता है।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोटाइपिंग टूल। प्रोटोटाइपिंग टूल हमारा होता है, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, प्रोटोटाइपिंग होता है एक टॉय की फॉर्म में, जैसा आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो उसका एक छोटा वर्जन आप बना लेते हो, ताकि आप उस पर चेक कर सको कि बिल्कुल आप सही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लुक एंड फील ऑफ द प्रोडक्ट, जैसा प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हो, जैसा प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो उसके जैसा। हमारे अगर एशलोन कॉलेज की बात करें, जो एडमिन में बाहर रखा हुआ है, जैसे ही आप एडमिन में एंटर करते हो तो सामने एक टेबल पे जहाँ पे वाटर कूलर है वहाँ पे एक रखा हुआ है एक मॉडल टाइप सा, तो उसको आप प्रोटोटाइप बोल सकते हो कि जैसा कॉलेज आपने बनाना है उस अकॉर्डिंग आप उस प्रोटोटाइप को बनाते हो। यहाँ पे आपको ना कुछ ऐसे सिमुलेशंस होते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे इसमें नाम भी दे रखा है सेरेना प्रोटोटाइप मॉकअप बिल्डर। इसमें आपको एग्जैक्ट उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूँ अपनी सीएससी के टर्म्स में बात करती हूँ, जैसे आपको पता है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो मार्केट में आ रही हैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो उनके लिए ना उनको बड़े बड़े हार्डवेयर्स परचेज़ करने पड़ते हैं, जिसके थ्रू वो काम कर सकते हैं। तो अब इतना ज़रूरी तो नहीं है कि इतना पैसा सबके पास हो कि उन हार्डवेयर्स को परचेज़ करे और उस पर काम करे। तो ऐसे हमारे पास कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो आपको बिल्कुल हार्डवेयर की तरह, कि आपने यहाँ पे एक कंप्यूटर बना होगा, उसको आप सेलेक्ट कर रहे हो, फिर एक कीबोर्ड बना हुआ है उसको सेलेक्ट कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहे हैं और आप अपनी कोडिंग से उनको चेक कर रहे हो। तो आपको फिर ऐसे हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उनके लिए टूल्स अवेलेबल हैं, प्रोटोटाइपिंग टूल्स। नेक्स्ट है वेब डेवलपमेंट टूल। वेब इज़ रिलेटेड टू द वेबसाइट। कुछ भी काम करना है आपको, लाइव वेबसाइट चलानी है या कुछ भी लाइव प्रीव्यू करना है कि कितने लोग यहाँ पे आए हैं, कैसी दिखेगी मेरी वेबसाइट, क्या फॉर्म होंगे, क्या ग्राफिक्स होंगे, ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे तो वेब डेवलपमेंट टूल के अंदर आएगा। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस टूल। जो भी क्वालिटी से रिलेटेड होगा, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, मैंने आपको पहले बता दिया था, नाम से ही क्लियर हो जाएंगे। जितने आपको याद होते हैं कर लेना, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही याद करने हैं। जो आपको फेजेस के हिसाब से मतलब लगता है कि ईजी है, जैसे मेंटेनेंस, आपको पता है मेंटेनेंस फेज है तो आप मेंटेनेंस टूल याद कर सकते हो। तो जो आपको 6-7 याद हों वो आराम से याद कर लेना। क्वालिटी एश्योरेंस इज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी। जो भी आपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी मतलब हमें पहली बात तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। तो क्वालिटी हम चेक करेंगे यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर यूज़र ने आपको 10 रिक्वायरमेंट दी हैं कि मेरे को ऐसा ऐसा काम चाहिए, और आपने 10 में से अगर उनको 8 या 9 रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर दिए तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो क्वालिटी एश्योरेंस हमारी क्वालिटी चेक करता है कि जो आपने सॉफ्टवेयर, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो अकॉर्डिंग टू यूज़र है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास सॉप टेस्ट, एप्स वॉच, जे मीटर, ये हमारे टूल्स हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस टूल। जो लास्ट स्टेप होता है बिल्कुल मेंटेनेंस, जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, अगर उसके अंदर फिर भी कोई मॉडिफिकेशन होते हैं, कोई भी चेंजेस होते हैं डिलीवरी के बाद, अगर आपने यूज़र के वहाँ पे उसको इंस्टॉल करा और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई भी एरर वैरर जो है वहाँ पे ठीक करने के लिए हमारे पास मेंटेनेंस टूल का यूज़ होता है। इसका ये बॉक्सीला है, ये डिफेक्ट ट्रैकिंग और एचपी क्वालिटी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ केस टूल थे। सबसे पहले तो थोड़ी सी डेफिनेशन है, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देन इसके कंपोनेंट है, 3-4 कंपोनेंट है। सेंट्रल रिपोजिटरी है जो आपकी सेंट्रल डेटा डिक्शनरी के लिए यूज़ होगा, एंड अपर केस, लोअर केस और इंटीग्रेटेड केस। अपर केस में आपके 3 स्टेजेस हैं, लोअर केस में 3 स्टेजेस हैं, और इंटीग्रेटेड जो है वो कंबाइंड है। देन कुछ टूल्स थे जितने भी आपको याद हो सकें। डायग्राम टूल हो गया, ठीक है, डायग्राम्स बनाने के लिए। डिज़ाइन टूल था एक, डिज़ाइनिंग के लिए। प्रोसेस की मॉडलिंग के लिए, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। डॉक्यूमेंटेशन टूल है, एनालिसिस टूल है, ये तो याद हो ही जाएंगे। एनालिसिस फेज़ है हमारे पास, डिज़ाइनिंग फेज़ है हमारे पास, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन भी है। तो एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेनेंस, ठीक है, 4-5 तो हो ही जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन हो गया, प्रोग्रामिंग, प्रोटोटाइपिंग, वेबसाइट से रिलेटेड वेब डेवलपमेंट हो गया, और क्वालिटी से रिलेटेड क्वालिटी एश्योरेंस टूल हो गया। तो ये है हमारे पास, इनको एक बार याद कर लेना। इजी है, नाम से ही क्लियर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर केस टूल आता है पेपर में तो आप केस टूल को लिखने से पहले थोड़ा सा एसडीएलसी को डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि ये रिलेटेड टू एसडीएलसी है। जो भी एसडीएलसी के फेजेस के लिए हमें टूल्स चाहिए वो हमारे केस टूल्स के अंदर आएंगे।
ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं अपना। टॉपिक का नाम गुड कॉमन, गुड प्राची, गुड पुनीत, ठीक है, गुड गुड बुलबुल। केस टूल फॉर एनालिस्ट। एनालिस्ट के लिए, एनालिस्ट एक बंदा होता है जो सिस्टम को चेक करता है। कल पढ़ेंगे हम कि एनालिस्ट का रोल क्या होता है, वो क्या क्या काम करता है। अच्छा, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कंपोनेंट्स, गुड प्राची, सेंट्रल रिपोजिटरी, इट्स आर, गुड भानु, गुड बुलबुल, गुड कोमल, गुड पारस। ठीक है, सेंट्रल रिपोजिटरी। डेटा डिक्शनरी कौन सी होती है जिसमें सारा डेटा स्टोर होता है? शॉर्ट में लिख देना चाहिए। गुड प्राची। वेरी गुड। सेंट्रल है, नाम से ही क्लियर है, सेंट्रलाइज्ड है, सारा इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड करके यहाँ पे होती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। प्लानिंग, एनालिसिस और डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है? लोअर, अपर या इंटीग्रेटेड? गुड गुड बुलबुल, गुड कोमल, प्रीतम, मुस्कान। ठीक है, अपर और लोअर वाले में कौन कौन से फेजेस आते हैं? हिमानी, कोमल, गुड, और गुड गुड बुलबुल। इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, गुड प्राची। ठीक है, इनको इसी, बस इनके जो फेजेस है ना, सीक्वेंस बिल्कुल सेम रखनी है, इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप सीक्वेंस में, आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इंटीग्रेटेड होता है आपका अपर और लोअर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब जिसको भी जो भी केस टूल याद है, शायद 13 केस टूल है, जिसको जो भी याद है वो लिख दो फटाफट। डेफिनेशन तो आप कर ही लोगे क्योंकि इजी है, नाम से ही क्लियर है, तो जिसको जो भी टूल का नाम याद है। गुड गुड। प्लानिंग टूल तो है ही नहीं कोई अधिकतर। क्वालिटी एश्योरेंस पूरा लिखो, क्वालिटी एश्योरेंस, क्योंकि वो चेक करता है, श्योर करता है। डायग्राम टूल, डिज़ाइनिंग टूल, गुड मुस्कान। वेब डेवलपमेंट, गुड गुड प्रीतम। डॉक्यूमेंटेशन, गुड भानु। कॉन्फ़िगरेशन, गुड कोमल। हाँ, आ रहे हैं नए नए नाम। प्रोटोटाइपिंग, गुड हिमानी, गुड। चेंज कंट्रोल, गुड कोमल। चेंज कंट्रोल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, गुड। ठीक है, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, प्रोटोटाइपिंग, कॉन्फ़िगरेशन, क्वालिटी एश्योरेंस। और कुछ रह गया क्या? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाँ, गुड गुड कोमल। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। हो ही गए ऑलमोस्ट सारे। प्रोग्रामिंग टूल्स नहीं बताया किसी ने। प्रोसेस मॉडलिंग, हाँ, गुड प्राची। प्रोग्रामिंग भी है, प्रोग्रामिंग के लिए जो यूज़ होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग फेज पे यूज़ होता है, प्रोग्रामिंग टूल होता है। ठीक है, जितने भी आपको याद होते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, जितने भी नहीं तो 7 तो मिनिमम कर ही लेना, और वो आपके फेजेस के साथ ही हो जाएंगे। एनालिसिस के लिए एनालिसिस टूल है, डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइनिंग टूल है, मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस टूल है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग टूल है। तो ये 4-5 तो आपके सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन टूल है। तो 4-5 तो बिल्कुल आपके फेजेस से रिलेटेड ही है। उसके बाद एक दो और एक्स्ट्रा कर लेना, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, ठीक है, वेब डेवलपमेंट हो गया। चलो अटेंडेंस ले लेती हूँ। आदित्य, आदित्य, ठीक है। भानु, प्रेजेंट मैम।
बुलबुल, Present, ma'am. हिमानी, Present, ma'am. कोमल, Present, ma'am. मुस्कान, मुस्कान कालरा, पारस, प्रेजेंट मैम। मैम मैं प्रेजेंट हूँ। किसने बोला है? ये भी मुस्कान ने। यस मैम। ठीक है। प्राची, प्रेजेंट मैम। प्रीतम, प्रेजेंट मैम। पुनीत। प्रेजेंट मैम। ठीक है, लग गई ना सबके अटेंडेंस? ठीक है, मंडे को मिलते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, सिस्टम एनालिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी को जॉब करनी है सिस्टम एनालिस्ट की तो आपको रोल देखने पड़ेंगे, जो हम मंडे को पढ़ेंगे, क्या क्या सिस्टम एनालिस्ट के रोल्स होते हैं। ठीक है, ओके, बाय। ओके। ओके बेटा।